हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फंक्शन का अगला लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन को इन डिटेल में डिस्कस किए थे। अभी के लेक्चर में हम रेंज को देखने वाले प्रॉपर्ली कि हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो इनका डोमेन भी निकाल सकते हैं, ये सारे फंक्शन का ट्राई मार सकते हैं। ठीक है ना। तो जहां जहां पे मुझे लग रहा होगा कि डोमेन शायद उस प्रकार का डोमेन मैं पहले आपको नहीं बताया, तो उस जगह पे मैं डोमेन भी आपको बोल दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, इस प्रकार से ही आता है। तो डोमेन रेंज एक साथ निकालने के लिए बोलते हैं, बट हर फंक्शन का भी डोमेन यहाँ पे जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन ज्यादा है तो उस चीज को मैं इग्नोर करूंगा। प्रॉपर रेंज सिखा रहा हूं अभी, तो रेंज में फोकस करूंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अभी बेसिक फंक्शंस जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनके रेंज देखो आपको याद होनी चाहिए। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे पहले होता है। ऑड डिग्री का रेंज होता है रियल नंबर सेट। इवन डिग्री का रेंज डिपेंड करता है अपन लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर पॉजिटिव है लीडिंग कोएफिशिएंट तो मिनिमम वैल्यू से इंफिनिटी होगा। वो मिनिमम वैल्यू अभी तो आप सिर्फ 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। बाकी 4 डिग्री 6 डिग्री के लिए आपको कैलकुलस का जरूरत होगा, जो 12 में करोगे। बट आप लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 की अगर बात करें तो रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से कोई मैक्सिमम वैल्यू। वही मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ अभी निकाल सकते हो, बाकी इवन डिग्री के लिए आप 12 में करोगे कैलकुलस में। ठीक है। फिर आता है आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन का कैसे हम करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस का रेंज होता है -1 to 1, सेक और कॉसेक का होता है -1 और 1 से बाहर, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। और tan और cot फंक्शन का रेंज होता है रियल नंबर सेट। फिर एक्सपोनेंशियल का रेंज हमेशा 0 to 1 होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज पूरा रियल नंबर होता है। ठीक है। फिर सिग्नल फंक्शन का रेंज में सिर्फ 3 नंबर होता है, -1 0 1। ठीक है। फिर बॉक्स एक्स का रेंज हमेशा इंटीजर होता है। फिर फ्रैक्शन पार्ट का रेंज हमेशा क्लोज्ड इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में होता है। ये सारे बेसिक। मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, 0 to इंफिनिटी। तो इस प्रकार के बेसिक फंडामेंटल चीजों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज आपको आना चाहिए। फिर रेसिप्रोकल फंक्शन का रेंज नॉन जीरो रियल नंबर होता है ना, r-0, डोमेन भी r-0, रेंज भी r-0। तो ये सारे छोटे मोटे चीज आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। इनको हम यूज करते हुए, ये नॉलेज को यूज करते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक फंक्शन का जो रेंज है उसको यूज करते हुए बाकी अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो बनाए जाते हैं यूजिंग दिस बेसिक फंक्शंस, उनका रेंज कैसे निकालेंगे वो हम धीरे धीरे अभी स्टडी करने वाले। ठीक है, तो उनको प्रॉपरली आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, फिर आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स लिया है, 15-16 एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स लिया है। उनका रेंज हम एक बार निकाल करके देख लेते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 into मॉड्यूलस x-1 + 3, और उसी क्वेश्चन को मैं अंडर रूट के फॉर्मेट में भी दिया। अंडर रूट बेसिकली स्क्वायर रूट है, यहाँ पे इवेंथ रूट के फॉर्मेट में दिया। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करोगे आप, है ना। पहला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू 2 into मॉड्यूलस ऑफ x-1 + 3। समझ आ रहा है क्या? f(x) इक्वल टू 2 into मॉड्यूलस ऑफ x-1 + 3। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे वो हम सोच लेते हैं एक बार प्रॉपर्ली। चलो जरा ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है उसका रेंज जो है वो क्या होता है, 0 से इंफिनिटी। मैं आपको ना रेंज कैलकुलेशन के टाइम एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं कि एक इंटरवल के साथ आप एक नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मतलब मल्टीप्लाई करके नया इंटरवल क्या आएगा निकाल सकते हो, सम करने के बाद क्या आएगा निकाल सकते हो, डिफरेंस, डिवीजन, वो सब कर सकते हो। बट 2 इंटरवल को कभी भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवीजन करने मत जाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों होगा हम डिटेल में कैलकुलस में ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं 2 into 3 to 5, बोलो तो ये क्या हो जाएगा 2 के साथ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक फंक्शन लिख देता हूं जिसका रेंज है 3 to 5, तो उसके साथ 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और मैक्सिमम वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। मतलब ये 6 to 10 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई ना करके ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। डिवाइड अगर कर देता हूं, हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करना मतलब क्या, हाफ से मल्टीप्लाई करना। डिवाइड करने को इन द फॉर्म ऑफ आप मल्टीप्लिकेशन ही देखोगे। ठीक है, तो हाफ इंटू 3 3/2 हो जाएगा, और इधर 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो वो चीज आपको ध्यान से यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना है। ठीक है,
बट अगर आपका इंटरवल में यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब का भी कंसेप्ट आता है, बट मैं आपको प्रॉपर्ली बोलूंगा कि कब इंटरवल चेंज होगा, कब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सारी चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलो, है ना, प्रॉपर्ली ये चीज मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अभी चलो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, है ना, क्वेश्चन पे। ये चीज आप याद रखना, बड़ा काम का चीज है। ठीक है, अभी जरा आप ध्यान से देखो, मेरी बात सुनना प्रॉपर्ली। ठीक है, एक चीज जैसे यहाँ पे जैसे आपका 3 से 5 तक ही था, ठीक है ना, अगर 3 से 5 तक ना होकर के अगर मान लो -3 से 5 हो जाता, ठीक है, तब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट डिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट खैर चलो बाद में बताएंगे कि ऐसे इंटरवल का रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है, वो सब हम बोलेंगे, इसी चैप्टर में स्टडी कराएंगे आपको, हम बोलेंगे आपको। ठीक है, आप चिंता मत करो इसका। ठीक है ना, मतलब सीधा बात है कि सर अगर x हमें दे दिया गया क्वेश्चन में, तो हाउ टू डिटरमाइन 1/x फ्रॉम दिस x। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन x² वैल्यू ऑफ x² फ्रॉम दिस x। अगर x एक सिंगल एलिमेंट है तब तो निकालना आता है, बट अगर x इंटरवल के फॉर्मेट में बहुत सारे वैल्यूज ले रहा है तो x² कैसे निकालना है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, आप उसके लिए चिंता मत करो, आपकी शीट में है सवाल, आप लोग प्रॉपर्ली देखोगे। ठीक है, तो अभी आप इस फंक्शन के ऊपर ध्यान से नजर डालो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सर ध्यान से देखते चलो प्रॉपर्ली। ठीक है, तो देखो fx इज गिवन एज दिस। ठीक है, fx ये दिया हुआ है हमारे पास, है ना। अभी हमें fx के बारे में जज करना है हमारे, ध्यान से देखो। इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन का बात करूं, हेयर डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या होगा आप जानते हो, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि ना अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर है, कुछ भी नहीं है, फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, दिख रहा है। और मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, आप जानते हो, ऊपर से रूट भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हमेशा डिफाइंड है। जबकि यहाँ पे रूट या फिर डिनोमिनेटर होता तो भी कोई चेंजेस नहीं आता। क्यों, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी देखो, रेंज जब निकालने जाओगे इस फंक्शन का, तो आपको बेसिक किसी चीज को पकड़ना होगा इस एक्सप्रेशन से, और उस जगह से कहानी को शुरुआत करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक इंटरवल को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट दो इंटरवल को इस प्रकार से ऐड करके आंसर कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नहीं तो मिनिमम मैक्सिमा का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, दो इंटरवल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन कभी मत करना, गलत कर दोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखते चलो। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, रेंज इस फंक्शन का निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं ना कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है, वी हैव, हमें क्या पता कि भाई मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग का बात कर रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एनीथिंग मतलब लीनियर आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, लीनियर। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, पूरा दुनिया को पता है, मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन में इनइक्वालिटी में सिखा के दिया। ठीक है, इसका जिसका कार्य वी टाइप का होता है, वी टाइप का। ठीक है, अभी देखो इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में जाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके साथ में मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे +3 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर, पक्का। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देयरफॉर रेंज ऑफ fx जो हो गया, रेंज ऑफ fx वो क्या हो गया, 3 से बड़ा, मतलब 3 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी। क्लोज इंटरवल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी प्रेजेंट था। तो बेसिकली रेंज निकालना मतलब क्या है, आपका x का वैल्यू नहीं निकालना है, उस x के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए fx का वैल्यू क्या होगा निकालना है। तो वही यही तो है ना हमारा fx, हमने ऑपरेशन यूज कर करके fx तक पहुंच गया, तो fx का वैल्यू मिल गया। अभी कोई बच्चा बोलता है सर डोमेन का हर एक वैल्यू पुट कर करके रेंज निकालना, क्या ये वास्तव में पॉसिबल है कि इनफिनिट वैल्यूज डोमेन से हम यहाँ पे पुट करेंगे और रेंज निकालते जाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो रेंज हो गया वो आपका ये हो गया। अभी अगर यही क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में होता, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था डोमेन में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों, आप देख रहे हो ना, क्योंकि इस फंक्शन का रेंज ही है 3 से बड़ा,
तो 3 से बड़ा अगर है तब तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो नोट में ये सब करके रखना, ठीक है। ये सब हर एक चीज में क्लास नोट्स में या फिर शीट पे लिख के नहीं देता हूं, कुछ कुछ चीज बहुत सारी चीज अंदर से निकलता है पढ़ाने के वक्त और डिस्कस करके चला जाता हूं। तो ये सब नोट करके रखना, वही चीज आपको सीखने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन का बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू अगर रखता हूं मैं यहाँ पे तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 3 से बड़ा होगा, और 3 से बड़ा अगर है तो अंडर रूट हमेशा डिफाइंड होगा, कोई टेंशन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस जगह पे इस प्रकार से भी देता ये क्वेश्चन तो भी कोई मुझे टेंशन नहीं होता, बिकॉज डिनोमिनेटर का कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा 3 से बड़ा है। अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा 3 से बड़ा है तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता ना डिनोमिनेटर में, तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज जो है वो आपको प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा, वो पढ़ाते वक्त ही मेरे अंदर से निकलता है, ये सब नोट करके रखना प्रॉपर्ली, ठीक है, क्लियर है। तो ये फंक्शन का डोमेन हो गया आपका, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इसके साथ ही जो ये जो फंक्शन था 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, उसको अगर आप प्रॉपर्ली ध्यान से देखने का प्रयास करोगे तो ये 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 जो है उसको अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये क्या होगा, जरा ध्यान से देखो तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप जानते हो इसका डोमेन, अभी इसका डोमेन तो रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है बट अंडर रूट तो है ना। पहले मॉड्यूलस जो यहाँ पे था वो हमेशा डिफाइंड था, मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा डिफाइंड होगा, ठीक है। बट मॉड्यूलस के अंदर अगर अंडर रूट हो जाए, डिनोमिनेटर हो जाए, तब तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट डिनोमिनेटर जहां पे आ गया हर जगह पे डोमेन आपका सोचना पड़ेगा, डोमेन कम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। हर जगह पे सोचना पड़ेगा, किसी भी जगह पे अंडर रूट और डिनोमिनेटर अगर आपको दिख गया, इवेंथ रूट और डिनोमिनेटर स्पेसिफिकली अगर बोले इवेंथ रूट और डिनोमिनेटर अगर कहीं पे भी दिख गया, दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों अगर दिख गया तो हमेशा डोमेन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन का बात करूं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए क्या बोलूंगा, दोस वैल्यूज ऑफ x will belong to the domain set such that x square minus 1 is greater than equal to 0। वही तो बोलोगे ना कि इस फंक्शन में जहरीला चीज एक ही है, x square minus 1 का अंडर रूट, उसको डिफाइन होने के लिए अंडर रूट x square minus 1 must be greater than 0। तो यहाँ से सॉल्व करके x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। दिस विल बी द डोमेन सेट, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अभी अगर मैं रेंज का बात करूं तो रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्यों, रेंज सेम आएगा आंसर। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अब की बार यहाँ पे पहले फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल लिख रहा था क्योंकि डोमेन रियल है, अभी मैं रियल नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी भी लिख सकते हो, या फिर कोई यहाँ पे ऐसे भी लिख देता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन वी हैव अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि इवेंथ रूट का जो वैल्यू आता है वो भी हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मैंने बार बार बेसिक मैथ्स में ये सब आपको इनइक्वालिटी में भी सिखा के दिया कि y इज इक्वल टू इवेंथ रूट ऑफ x, अगर बच्चा कभी भी आपको दिख जाता है तो x का वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y का वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x और y दोनों के दोनों ही नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों नॉन नेगेटिव होगा, तभी जाकर के आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। अदरवाइज ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, वही लॉजिक है, ठीक है। तो ये अंडर रूट एक्स का वैल्यू, एक्स इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू पुट करो, अंडर रूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा, पूरा दुनिया को पता है। अभी तो कुछ नहीं करना है, सिमिलरली यहाँ पे जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए थे, इधर भी 0 रहेगा, फिर 3 से ऐड करना, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो इस fx फंक्शन का जो रेंज है वो आपको क्या मिलेगा, 3 से इंफिनिटी ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, तो दोनों केस में 3 से इंफिनिटी होगा प्रॉपर्ली, जितना एक क्वेश्चन के अंदर देखो कितने सारी चीजें आपके साथ बातचीत किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से नोट्स को बना करके रखो। अगर नोट्स अच्छे हैंडराइटिंग के साथ नहीं बनाओगे दोस्त तो सब बेकार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कितना भी टैलेंटेड हो जाए, ठीक है ना, बहुत बच्चे जिंदगी में देखा हूं, कितना भी आप टैलेंटेड हो जाओ, अगर नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बनाओगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा 3 महीना जाकर कि किस प्रकार से सर ने किस फ्लेवर में आपको सिखाया था। चाहे आपको अभी कितना भी अच्छा लगे सर के पास, मतलब ये सारी चीजें पढ़ते हुए कितना भी आपसे सवाल बने, कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सारे फ्लेवर को आप भूल चुके होंगे, और इंसान हो आप, कोई भी भूलेगा, मैं भी भूलूंगा। समझ में आ रहा है ना,
मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को, मेरे पास एक सब्जेक्ट है तब भी मैं भूल जाता हूं, आपके पास पांच सब्जेक्ट है तब आपको कैसे याद रहेगा बिना नोट करे चीजों को, ठीक है। इसीलिए जो भी आपको नया चीज मिलते जाए, जो भी आपको प्रॉपर्ली चीजें मिलते जाए, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बिना अच्छा हैंडराइटिंग मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि फालतू 10-12 कलर के पेन लेकर के अच्छे अच्छे नोट सजाना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। एक कलर का पेन लेके लिखा जा सकता है, बट गुड हैंडराइटिंग के साथ लिख लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में अच्छा लगेगा और आपके लिए ये बेनिफिट का काम होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, अगर नोट नहीं करेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं तो अच्छे हैंडराइटिंग से पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। मेरा क्या है, मैं तो अपना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूं, अभी आप जानो। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक और चीज इसी जगह पे मैं बता देता हूं आपको, ये भी आप नोट में डाल देना कॉपी में, ठीक है ना, कि जैसे मैंने आपको अभी बोला इंटरवल का एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इंटरवल एडिशन का एडिशन नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो कोई बच्चा क्या करता है ना, जैसे मैंने आपको बोल दिया x² sin x इंटू साइन x एक फंक्शन बना के दे दिया, ठीक है। एक पॉलिनोमियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट देकर के x² sin x। तो अभी जैसे मैंने इंटरवल का ऑपरेशन सिखाया ना, अभी पहले तो मैंने लिखा था √x² - 1 is greater than equal to 0, फिर 2 into √x² - 1 is greater than equal to 0, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों तरफ मैं 3 से ऐड करूंगा तो ये 3 से बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार से सिखाया। वही चीज अगर मैं देखूंगा इस एक्सप्रेशन को 10 दिन बाद, तो मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा कि यार ऐसे ही करो ना, 2 इंटू इस चीज का वैल्यू तो आप जानते ही हो, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी हो जाएगा इसका रेंज, और प्लस में 3 कर दो तो 2 से इंफिनिटी, ये हो गया 2 से इंफिनिटी, और प्लस में 2 से इंफिनिटी क्या, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 2 इंटू इंफिनिटी भी इंफिनिटी रहेगा, प्लस 3 तो अल्टीमेटली आंसर 3 से इंफिनिटी होगा, जो यहाँ पे आपको प्रॉपर सॉल्व करके मिल रहा था। वही चीज है, दोनों चीज सेम ही किया मैंने, ठीक है। बट बाद में जाकर के शॉर्ट में ऐसे करूंगा, ठीक है ना। ये सब तो बोर्ड्स में लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, बट अगर आप जेई पे करोगे तो इस प्रकार से आप भी करोगे, जैसे आप थोड़ा मैच्योर हो जाओगे, ठीक। तो बच्चे इसका मैंने सिर्फ इतना सा बोला है, देखें अभी मैं एक्स्ट्रा ऐड करके देता हूं कि बच्चा इंटरवल का खेल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उधर गड़बड़ हो जाएगा, उधर बिना कैलकुलस का अपन नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है ना। बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि सर आपने तो बोला था x² तो हमेशा 0 से बड़ा होता है सर, मतलब 0 से इंफिनिटी, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, sin x का रेंज लिखेगा -1 से 1, फिर बोलेगा देखो 0 इंटू -1 0, इंफिनिटी इंटू 1 इंफिनिटी, लो इस फंक्शन का रेंज आ गया 0 से इंफिनिटी। अरे नहीं भाई, ये चीज गलत है। ये सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन में जब यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, एक नंबर होगा, एक डिजिट होगा, तब मैंने ऑपरेट करने के लिए बोला। एक रियल नंबर अगर यहाँ पे होता है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, तब आप इस प्रकार की चीजें कर सकते हो, जहां पे आपका पूरा एक्सप्रेशन में सिर्फ एक इंटरवल है और बाकी सारे के सारे अलग अलग नंबर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन में है। समझ में आ रहा है, तब जाकर के कर सकते हैं ऐसे जब हम डायरेक्टली करते हैं। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये जो हम डायरेक्टली करते हैं उसके पीछे ये लॉजिक दिख रहा है, ये लॉजिक है, दिस इज प्रॉपर लॉजिक है, बिल्कुल सही है, विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी कंसेप्ट। समझ में आ रहा है ना, ये प्रॉपरली दिख रहा है। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आपने इंटरवल को मिनिमम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आएगा हमेशा, जरूरी है? किसने बोला? मैंने तो बोला कि 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। बट ये तो अलग अलग दो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल फंक्शन का भी जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसका क्या गारंटी है? समझ में आ रहा है मेरे बात? क्लियर है? इसीलिए बोलता हूं कि ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। इंटरवल और इंटरवल को ऑपरेट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। जो नहीं बोला उसका गलत मतलब मत निकालिएगा, ठीक है। जो बोल रहा हूं उसी को सीखिए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो जाता है, आ सकता है मन में कंफ्यूजन कि सर क्या ऐसा होगा, अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस से ये बता दिया, शायद किसी जगह पे अगर भूल भी गया बताना तो आपके दिमाग में अगर आ गया तो करने से पहले एक बार सर से कंफर्म कर लो ना। मोबाइल फोन तो एक फोन करने में क्या जाता है, इतना परमिशन दे के रखा हूं, कभी भी फोन उठाता हूं बच्चे का, है ना, 2 बजे 3 बजे 3:30 बजे, जब तक सोता नहीं हूं, हर किसी का डाउट रिप्लाई करता हूं, साथों साथ फोन उठाता हूं। तो क्या प्रॉब्लम है आपको एक चीज पूछने में? अभी भी अगर नहीं पूछ पा रहे हो और इस इंस्टीट्यूट में पढ़ के आप अगर आईटीजी मैथमेटिक्स में अपना बेस्ट नहीं दे पाए तो किसी इस पूरे देश में आप कहीं पे भी पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। बिलीव करो, बॉन्ड साइन करके दूंगा आपको, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नहीं कर पाएंगे आप कहीं पे भी, इतना डेप्थ में और इतना सपोर्ट आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा दोस्त, बुरा मत मानिए, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है, क्लियर है। अभी देखो, अभी ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या दे दिया, एक सिंपल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दे दिया। अभी आप जानते हो सर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन भी क्या होता है, रियल होता है, और रेंज भी क्या होता है, रियल होता है। टेंशन का कोई जरूरत ही नहीं है, हम खत्म,
ठीक है ना, डायरेक्टली देख के आंसर दे दिया, कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलो, तो यही है बेसिक फंक्शंस का डोमेन रेंज याद रखने का फायदा। ठीक है, नहीं तो आप इसी पे सोचते रहते। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अभी ये इवेंट डिग्री है। इवेंट डिग्री विद लीडिंग कोएफिशिएंट कितना? पॉजिटिव। इवेंट डिग्री का लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू से इंफिनिटी तक होगा रेंज। समझ में आ रहा है? डोमेन तो रियल होगा क्योंकि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज डोमेन रियल होता है। ठीक है, तो नंबर 3 अगर मैं बात करूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ठीक है ना, तो इस प्रकार के फंक्शन का जो डोमेन होगा वो तो रियल नंबर होगा पक्का, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो रियल नंबर होगा। ठीक है, और अगर मैं रेंज का बात करूं, रेंज का, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे रेंज सेट के बारे में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अभी आप जानते हो कि रेंज निकालने के लिए बाद में मैं आपको डायरेक्टली वर्टेक्स वाला पॉइंट सिखा दूंगा। क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद तो क्वाड्रेटिक को देख के काम खत्म कर दोगे, ठीक है, बट अभी इनिशियली कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, इस चीज को सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, ठीक है ना। पहले यहाँ पे रेंज तो मतलब मैं हेडिंग दे रहा हूं, fx इज इक्वल टू दिस लिख करके इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, आप जानोगे कि क्वाड्रेटिक का रेंज हम कैसे निकालते हैं, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। फायदा क्या है मैं आपको बताऊंगा, देखो जरा, पहले वाले कंसेप्ट के साथ रिलेट करके दिखाऊंगा। देखो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 9/4 आएगा, डेफिनेटली 10 माइनस 9/4 होगा, जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसको घटा दो, तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 9, कितना हो जाएगा भाई, 40 माइनस 9 31/4 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्लियरली इसका रेंज में निकाल सकता हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप जानते हो कि स्क्वायर रूट इवेंट रूट y इज इक्वल टू इवेंट रूट x में ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव। एक और चीज सिखा करके दिया था, y इज इक्वल टू x टू द पावर इवन। यहां पे x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, बट y का वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के पावर में अगर इवन डिग्री आप मतलब इवन इंटीजर पुट कर दोगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और अगर 0 पुट करोगे तो 0 आ सकता है। तो इसका जो रेंज होगा समथिंग टू दी पावर 2, इसका रेंज हमेशा 0 से इंफिनिटी तक होगा। प्लस 31/4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 31, 31/4 से लेकर के इंफिनिटी प्लस 31/4 इंफिनिटी हो जाएगा। एक इंटरवल के साथ एक नंबर को ऑपरेट किया, एक इंटरवल को ऑपरेट नहीं किया, दो इंटरवल को ऑपरेट नहीं किया, एक इंटरवल और एक नंबर, वो आराम से कर सकते हैं। बट बोर्ड्स में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R we have x minus 3/2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसी चीज में आप क्या कर दोगे, 31/4 का एडिशन लगा दोगे तो दोनों तरफ 31/4 आ जाएगा। ठीक है, और अभी यही चीज जो है वो आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बन गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 31/4 है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31/4। समझ में आ रहा है ना, तो डायरेक्टली यहां पे कमेंट कर सकते हो, देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज कितना हो गया, 31/4 से लेकर के इंफिनिटी हो गया। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है ना, क्लियर है सर। तो ये हो गया आपका रेंज फंक्शन। ठीक है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है यहाँ पे तो भी क्या हो जाता है, रेंज माइनस इंफिनिटी से समथिंग कोई मैक्सिमम वैल्यू k तक होता, और वो k भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना करके आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल करा देता हूं, उसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, इसी फ्लेवर में एक और एग्जांपल करा रहा हूं। ठीक है, ये सब मैं क्वेश्चन लिखने के टाइम तो याद नहीं आता है, बट अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है। देखो जरा एक और एग्जांपल बता देता हूं विद लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, उधर मैं बता रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को घुमा देते चलो, 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। लीडिंग कोएफिशिएंट इसका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मिनिमम माइनस इंफिनिटी से कोई मैक्सिमम वैल्यू तक होगा रेंज। देखो प्रूफ करके दे रहा हूं। ठीक है, माइनस कॉमन लो यहां से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आ जाएगा ना, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 9/4 माइनस 10 माइनस 9/4, ऐसे तो होगा ना बोल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इधर कितना 40 माइनस 9, 49/4 होगा ना भाई, 40 माइनस 9 49/4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 49/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से होगा। क्लियर है ना। तो अभी आप जानते हो क्या कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा ना, क्योंकि आपका ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल है। वी हैव क्या लिखोगे, डायरेक्टली करना है तो कर लेना,
क्या लिखोगे? x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे पहले लिखोगे, क्योंकि समथिंग टू द पावर इवन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट यू नो। फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इस एक्सप्रेशन को बनाओगे, तभी तो आप यहां तक पहुंच पाओगे ना, और इसी का तो वैल्यू चाहिए आपको। तो इसको बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो उधर 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी दोनों तरफ आप क्या ऐड कर दोगे? 49/4 ऐड कर दोगे, तो ये 49/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 49/4 विल बी 49/4, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? बोलो, fx के इक्वल है। तो fx लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 49/4। तो यहां से आपको पता चल गया कि रेंज ऑफ fx जो है, रेंज ऑफ fx इज क्या हो गया? 49/4 से छोटा, मतलब क्या? माइनस इंफिनिटी से कोई मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा? 49/4 तक होगा। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैंने बोला था ना कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो रेंज माइनस इंफिनिटी से समथिंग k तक होगा इन केस ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल। ये देखो उसका प्रूफ है, ठीक है? क्लियर है ना? बट ये तो सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक के केस में किया। अगर आपको 4 डिग्री 6 डिग्री बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव रख के, तो वो हम अभी आपको नहीं सिखा पाएंगे दोस्त, वो आप कैलकुलस में जाकर के सीखोगे। कुछ सिंपल 4 डिग्री 6 डिग्री तो मैं सिखा के दे सकता हूं, जैसे इस प्रकार की चीजें x टू द पावर 4 माइनस 3, ये भी 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। आप क्या बोल दोगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R वी नो x टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x टू द पावर 4 से -3 कर दोगे तो ये दोनों तरफ -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -3 से कहां तक? इंफिनिटी तक। खत्म। इस प्रकार की चीज तो कर सकते हैं। या फिर ऐसा बाई क्वाड्रेटिक, जैसे इस प्रकार से दे दिया, ठीक है ना? ये भी तो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसको x² - 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार के सिंपल तो कर सकते हैं। बट अगर मैंने आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया, ये पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, तो इसका रेंज जो है वो बिना कैलकुलस को यूज करके आप नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज इस चीज का रेंज आप जानते हो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो रेंज किसी मिनिमम वैल्यू से इंफिनिटी होगा। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें कैलकुलस का मदद लेना होगा, और वो हम 12 में सीखेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार में 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री, अगर 5 डिग्री 7 डिग्री होता तब तो रेंज क्या हो जाता? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज रियल नंबर ही होगा। बट अगर 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री अगर होता है, और उनमें अगर इस प्रकार के फॉर्मेट होता है जहां पे परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, तब तो ठीक है। अदरवाइज जहां पे परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट नहीं हो रहा है और आपका रेंज का जरूरत है, तो वो आप बिना कैलकुलस का नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो उसके लिए वो भी आप नोट में लिख के रख देना, है ना, कि इस प्रकार का सिंपल चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो उधर करेंगे। कोई शर्म नहीं है भाई, अपना नोट से क्या दिक्कत? अपना नोट से कौन देख रहा है? देखेगा तो आपका रिजल्ट ना, वही देख करके दुनिया चमकेगा। समझ आ रहा है ना? आपका एफर्ट कौन देख रहा है? ठीक है, अपन भी लिख के रखते थे अपना नोट्स में, कोई इशू नहीं है, ठीक है? लिखते बोलते जाते लेकिन तब आज क्वेश्चन देख के आ जाता दिमाग में, अच्छा ये बता देते, यहाँ पे ये बता देते, इसको ऐसे चेंज कर देते, ऐसे चेंज कर सकते, इस प्रकार के। एक सवाल लिखते 10 सवाल दिख जाता है अपना। एक सवाल बोर्ड में लिखोगे तो 10 सवाल अपना आप दिख जाता है। अच्छा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कोई एक्सपीरियंस से डेवलप होता है यार, वो करना पड़ेगा। वो मतलब शर्म आने से थोड़ी ना होगा। अपन नोट्स में इस प्रकार से लिख दे क्या, नोट्स तो इतना सुंदर से, अबे तुम्हारा नोट्स है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या उल्लू से बात कर रहे हो फालतू से, ठीक है ना? तुम्हारा नोट्स है, कुछ भी करो बट उसको प्रॉपरली करो ताकि इफेक्टिवली उसको यूज कर पाओ, ठीक है ना? वो छापने के लिए नहीं बोलेंगे तुमको, ठीक है? वो किताब से छापने के लिए तुमको थोड़ी ना बोलेंगे, छापा छापी यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है? प्रॉपर कंसेप्ट सीखो और काम निपटाओ, ठीक है? सीखने आए हो, छपाई मशीन बनने थोड़ी ना आए हो, तो मशीन बन जाओ, है ना? राइटर बनोगे क्या? राइटर तो है ऑलरेडी, इतने राइटर, इतने अच्छे राइटर है। राइटर क्या बनोगे? जो राइटर नहीं कर पाए वो करके दिखाओ ना जिंदगी में, जो आज तक नहीं हुआ, है ना? इनोवेटिव बनो। चलो 1 2 3 हो गया, 1 2 3, है ना? चलो आगे 4 देखो, अभी अलजेब्रिक छोड़ के थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री में जंप किए, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री का फ्लेवर डालने का कोशिश किए 4 और 5 में। जरा ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से देखो 4 fx इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है? और इधर अगर आपको दिख जाए तो fx इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट एक्स प्लस 1, ठीक है? अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन का बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं, डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ना रूट है ना डिनोमिनेटर है, और जो इकलौता स्पेशल फंक्शन है कोसाइन,
वो तो हमेशा डिफाइंड है, ठीक है ना। cos x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, तो इसीलिए इस पूरे फॉर्मेट का भी डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अनडिफाइंड होने का कोई केस दिख रहा है क्या, आपको डाउट है क्या कहीं पे अनडिफाइंड हो सकता है, तो बोलो, डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, r से कम हो जाएगा, है नहीं ना ऐसा चीज, ठीक है। अभी रेंज कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, वही लॉजिक जो क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया, इनइक्वालिटी वाला लॉजिक, ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वी हैव अभी cos x तो ग्रेटर देन कुछ नहीं होता है ना, ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी होता है, तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी लेके चलना पड़ेगा। वी हैव cos x लाइज बिटवीन -1 and 1, समझ में आ रहा है। तो cos x से हम कहां पे जाएंगे, 2 cos x पे जाएंगे, और फिर उस 2 cos x से +1 करके अल्टीमेटली fx बनाएंगे और उसका रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो cos x से हम कहां पे जाएंगे, 2 cos x पे जाएंगे, तो 2 cos x क्या हो जाएगा, -2 से +2 तक हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। दोनों तरफ तीनों एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस तो होने नहीं वाला है, ठीक है। और फिर 2 cos x को क्या कर देना है, तीनों जगह पे क्या कर दो, +1 कर दो, तो खत्म हो जाएगा। तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो यही 2 cos x + 1 इज योर fx, तो fx लाइज बिटवीन -1 to 3, देयरफॉर रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx इज -1 से कहां तक, 3 तक। वही चीज को बाद में जब हम शॉर्ट में करेंगे तो हम कैसे कर लेंगे, 2 × -1 to 1 +1 लिख देंगे, तो 2 × -1 -2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, +1, तो -2 + 1 -1 और 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -1 से 3 तक हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है भाई, नहीं है ना। चलो अभी cot x आ गया, cot x, cos x की जगह पे क्या आ गया, cot x आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो cot x का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो r नहीं होगा, r - n π होगा, आप जानते हो। और तो रूट या फिर डिनोमिनेटर कहीं पे कुछ ही नहीं है, तो सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि cot x अनडिफाइंड कहां पे होता है, जहां पे sin x 0 होता है, sin x कहां पे 0 होता है, 0 ± π ±2π, ये सब जगह पे मतलब n π को हटा दिया, ये आप जानते हो। दिस इज द डोमेन। अगर रेंज निकालने गए तो सेम कहानी क्या होगा, आप क्या जानते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r - n π, या फिर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है ना। वी हैव क्या cot x का रेंज रेस्ट्रिक्ट होता है sin x cos x sec x cosec x की तरह नहीं, tan और cot का रेंज रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, वी हैव cot x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर सेट। अगर cot x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट हो गया तो 2 cot x + 1 भी क्या हो सकता है, रियल, ठीक है ना, क्योंकि cot x अगर रियल हो गया तो 2 cot x भी क्या होगा, रियल। रियल मतलब क्या, -∞ से इन्फिनिटी, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो 2 × -∞ रहेगा, और 2 × +∞ रहेगा, +1 करोगे तो -∞ +1 -∞ रहेगा, और +∞ +1 +∞ रहेगा। तो अल्टीमेटली रेंज जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। देयरफॉर रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx इज रियल नंबर ही आएगा। क्लियर भाई, पक्का, कोई डाउट है। चलो, तो ये हो गया आपका अल्टीमेट चीज जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्टडी कर रखा है, ठीक है। अभी 5 वाला देख लेते चलो, है ना, प्रॉपर्ली इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा दोस्त, देखो जरा 5 2 sec x - π/4 +1, क्लियर है, 2 sec x - π/4 +1, ठीक है भाई। तो अभी sec का डोमेन में तो कोई ना कोई दिक्कत होता है ना। इस फंक्शन का अगर डोमेन निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन ऑफ फंक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, पहले बोलते थे sec x का डोमेन क्या होता था, x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता है। अभी डोमेन निकालने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, अभी बोलना पड़ेगा दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x fx विल बी अनडिफाइंड फॉर विच x - π/4 इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2m + 1 π/2 + π/4 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल होगा बेसिकली, क्योंकि इन सारे वैल्यूज पे तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा ना। x - π/4 अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया
तो sec पाई बाई 2 अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे समझ में आ रहा है ना, पहले x को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लिखने देते हैं, अभी x के जगह पे x माइनस पाई बाई 4 है, तो x माइनस पाई बाई 4 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से पाई बाई 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 2n प्लस 1 प्लस हाफ, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कॉमन चला गया, 2n प्लस 1 प्लस हाफ, तो ये अगर मैं तरीके से देखूं तो ये 4n प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जहां पे n बिलोंग्स टू z, तो ये सारे वैल्यूज पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, बोलो, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लियरली डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, r माइनस दिस वैल्यूज, r माइनस दिस वैल्यूज, जहां पे n बिलोंग्स टू z। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूं, जैसे n का वैल्यू 0 डालो, क्या मिल रहा है 3 पाई बाई 4। अगर मैं 3 पाई बाई 4 डोमेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो 3 पाई बाई 4 अगर पुट करोगे तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो पाई बाई 2 में तो sec अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए पहले x डायरेक्टली पाई बाई 2 नहीं ले रहा था, बट अभी इनडायरेक्टली पाई बाई 2 नहीं ले रहा है। अभी कौन पाई बाई 2 नहीं ले रहा है, x माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2 नहीं ले रहा है। दैट्स व्हाई x क्या नहीं ले रहा है, x 3 पाई बाई 4 नहीं ले रहा है, बिकॉज x 3 पाई बाई 4 होने से x माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2 होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा sec cosec का रेंज जब भी हमें पूछा जाएगा, डोमेन। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट या फिर डिनोमिनेटर तो और कुछ नहीं है, तो sec के अंदर जो भी चीज है उसको सिर्फ sec का कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। sec ही उसके लिए सिर्फ भगवान है, अंडर रूट डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सोचने का जरूरत ही नहीं है, लॉग वॉग कुछ भी नहीं है, सिर्फ sec फंक्शन है। तो sec को सेटिस्फाई करने के लिए sec का इनपुट जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, यही है फायदा स्पेशल फंक्शन का डोमेन रेंज याद करने का। आज बोलो तो अगर sec x का डोमेन आपको याद नहीं है तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते, कभी नहीं कर पाते, गारंटेड है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन फंक्शन का। अगर रेंज का बात करूं तो वही चीज sec फंक्शन का रेंज क्या होता है भाई, sec फंक्शन का रेंज होता है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले 2 से मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये तो इंफिनिटी रहेगा। फिर मुझे +1 करना है, तो ये तो इंफिनिटी रहेगा, -2 + 1 विल बी -1 एंड 2 + 1 विल बी 3। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज। अगर इसको बोर्ड्स में आपको करना है तो डोमेन तो इस प्रकार से ही आप करोगे, बट रेंज अगर आपको करना है, लिख लीजिएगा, मैं नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर डोमेन निकालना, रेंज निकालना आपको, तो आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन वी हैव sec of x minus pi by 4 is always less than equal to -1 or sec of x minus pi by 4 is greater than equal to 1। फिर आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर आप यहां पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे कौन, +1, तो ये -2 + 1 -1 हो जाएगा। बीच में और चलता जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 कर दोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो गया, 2 sec, ये क्या है आपका fx ही है ना, fx लेस देन इक्वल टू -1 और इधर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। देयरफॉर रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx इज -इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज्ड से इंफिनिटी। क्लियर है, दिस विल बी द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में करोगे तो 2 + 2 पूरा 4 मार्क आपको मिल जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। तो हो गया है ना भाई, हो गया ये प्रॉपर्ली। 5 तक तो मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया। अभी चलिए आगे देखते हैं। सिक्स देखिए, 6 जरा ध्यान से देखिए। 6 क्या है, एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है 6, 2x - 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। ठीक है, अभी आप जानते हो कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कोई x वाला फंक्शन नहीं है, रूट भी नहीं है, मतलब सिर्फ एक्सपोनेंशियल ही भगवान है। तो एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। जानते हो ना भाई, डोमेन तो रियल नंबर ही होता है एक्सपोनेंशियल का, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो रेंज निकालने के लिए क्या बोलेंगे,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वी हैव, वही सेम क्वेश्चन ही, वी हैव क्या लिखेंगे 2 to the power x ग्रेटर देन 0, फिर 2 to the power x -3 कर देंगे तो इधर भी -3 हो जाएगा, फिर दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस भी नहीं आएगा क्योंकि आपने किससे डिवाइड किए 4 से डिवाइड किए। देयरफॉर रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx -3/4 ओपन से इंफिनिटी हो जाएगा। ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, log of 1 plus x to the power 4 और ये है आपका log of 1 plus x, सही है भाई, तो ये 7 हो गया। ठीक है, fx इक्वल टू log of 1 plus x to the power 4, fx इज इक्वल टू log of 1 plus x to the power 4 है। तो इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो, इस फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे इस फंक्शन का रेंज, लॉग फंक्शन है लॉग, ठीक है, तो लॉग के अंदर वाले को सबसे पहले जज करो कि ये नलायक क्या हो रहा है। ठीक है, लॉग का अंदर वाले को सबसे पहले जज करो कि ये नलायक क्या हो रहा है, इसका जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करके रेंज आएगा। सर ध्यान से देखते हैं कि हम, डोमेन तो इसका आर है क्योंकि आप जानते हो कि लॉग का डोमेन हमेशा नहीं आर आता है, बट यहां पे आप जानते हो कि x टू दी पावर 4 हमेशा पॉजिटिव है, x का कोई भी वैल्यू के लिए, और 1 अगर ऐड करेंगे तो वो 1 से भी बड़ा हो गया। तो लॉग के अंदर अगर ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा चीज आ रहा है तो x का कोई वैल्यू इसको अनडिफाइन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो डोमेन तो r है। तो अब अभी क्या लिखोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वी हैव x टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगर मैं +1 कर दूंगा तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर अगर मैं लॉग लगा दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज तभी नहीं होगा अगर मेरा लॉग का बेस पॉजिटिव रहा तो। अगर लॉग का बेस पॉजिटिव क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा रहा तो। अगर लॉग का बेस 1 से छोटा हो जाता है तो इनइक्वालिटी शुड रिवर्स। आप जानते हो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो आपको पढ़ाया गया है इनइक्वालिटी चैप्टर में। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर लॉग लगा देंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, बिकॉज मैं बेस क्या ले रहा हूं, ई ले रहा हूं। ये क्वेश्चन में बेस लिखा नहीं था तो मैंने ई मान लिया, अगर लिखा रहेगा, मान लो यहाँ पे 1/e लिखा रहता तो चेंज हो जाता। ठीक है ना, तो यही हो गया आपका fx, और log 1 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx हो जाएगा इज 0 से इंफिनिटी। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ रहता तो इसका रेंज चेंज होकर के क्या हो जाता, -इंफिनिटी से 0 हो जाता, क्योंकि इनइक्वालिटी तब रिवर्स हो जाता है। ये सारे कंसेप्ट को ध्यान से नोट करके रखो। ठीक है, प्रॉपर्ली नोट करके रखो। अगर बेस 1 से छोटा होता तब भी क्या होता है, ये सब नोट करके रखो। ठीक है, मैं बोल के चला जा रहा हूं बट आप नोट करके रखो प्रॉपर्ली। ठीक है ना, चलो ठीक है। इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, fx इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, fx इक्वल टू, अच्छा इस क्वेश्चन को ना मैं एक और प्रकार से करके दिखा सकता हूं। ठीक है, वो मेथड भी लिख के रखना। इसके बाद बेस 1 वाला, 1 से छोटा वाले का नोट देना, फिर एक और मेथड 2 बोल के लिख के रखना। ठीक है, एक और मेथड दिखाता हूं आपको, वो मेथड आगे हमारे को बहुत काम आएगा। ठीक है, जब हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे रेंज तो उल्टा करके, ये बेसिकली इनवर्स का कंसेप्ट है, जैसे डोमेन में उल्टा करके नहीं सोचते थे, रेंज में भी उल्टा करके सोच सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू fx होता है ना, ये क्या है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x टू दी पावर 4 विद द बेस e, यही तो है ना। तो यहां से हमें निकालना है क्या, किसका वैल्यू, y का वैल्यू। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालने का एक और टेक्निक है, बता देता हूं। x का वैल्यू निकालो सबसे पहले यहां से सॉल्व करके, ये हो जाएगा e टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस x टू दी पावर 4। तो x टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या आया, e टू दी पावर y माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4th रूट ऑफ e टू दी पावर y माइनस 1। इतना मैं जानता हूं, प्लस माइनस क्या आएगा, नहीं आएगा, 4 वैल्यू आएगा, हम जानते हैं, बट एक्सप्रेशन जो आएगा वो ये आएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी x को तो
डिफाइंड होना पड़ेगा ना, x तो रियल नंबर है, x को तो डिफाइंड होना पड़ेगा। प्लस माइनस लगा देता हूं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। x तो डिफाइंड होना पड़ेगा ना, तो फॉर x टू बी रियल, x डिफाइंड मतलब x का डोमेन क्या है, रियल है। फॉर x टू बी रियल नंबर दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी डिफाइंड। अरे भाई, अगर x को डिफाइंड होना है तो इस एक्सप्रेशन को डिफाइंड होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इक्वालिटी है ना बीच में। तो इस एक्सप्रेशन को डिफाइंड होने के लिए फोर्थ रूट ऑफ अंडर रूट e टू द पावर y माइनस 1 मस्ट बी डिफाइंड, मस्ट बी डिफाइंड। और इसको डिफाइन होने के लिए, है ना, इसको डिफाइन होने के लिए ये इवेंट रूट है, तो इवेंट रूट कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर नॉन नेगेटिव होता है। दैट इज e टू द पावर y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो e टू द पावर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो e टू द पावर y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर 0 हो गया, क्योंकि 1 को मैं e टू द पावर 0 लिख सकता हूं। और फ्रॉम एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी आप जानते हो, इफ a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a टू द पावर x2 है, देन x1 मस्ट बी ग्रेटर देन x2। समझ में आ रहा है? तो y का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज y? y इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन। ठीक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 0 से बड़ा, दैट इज 0 से इंफिनिटी। देखो दोनों तरीके से आंसर मैच हो रहा है। तो ये कंसेप्ट भी आप ध्यान में रखना, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन जो आप 12 में ऑफिशियली पढ़ोगे, बट अभी के लिए हम रेंज निकालने के लिए ये टेक्निक्स बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्ली याद रखिएगा, है ना, कॉपी में नोट कीजिएगा, तभी तो याद रहेगा। ठीक है, तो log ऑफ x प्लस 1 के बारे में बातचीत कर लेते चलो। ठीक है, यहां पे तो जगह फुल हो गया, मैं रेज कर रहा हूं। log ऑफ x प्लस 1 के बारे में बातचीत कर लेते, जो इसके साथ ही है। मेरा नंबरिंग वगैरह ठीक नहीं, मैं एक जगह पे 2-3 क्वेश्चन लिख दे, आप प्रॉपर्ली करना नंबरिंग। ठीक है, नोट्स आपका है, सजाओ आप, पढ़ाना मेरा है, मैं प्यार से बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, जितना मेरे को लग रहा है शायद ही। log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब इस फंक्शन का रेंज निकालना है। अभी देख, अभी प्रॉब्लम यहां पे क्या है, सबसे पहली बात जरा ध्यान से सोचेगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या है, सोचो, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या रियल नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे तो अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डोमेन फंक्शन का निकालने के लिए इस नालायक को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट इज x का वैल्यू -1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो डोमेन आ गया -1 से इंफिनिटी। तो रेंज क्या होगा, ठीक है ना, तो रेंज क्या होगा, अगर डोमेन -1 से शुरू हुआ तो ये x प्लस 1 का वैल्यू क्या, कहां से शुरू होगा, 0 से इंफिनिटी तक होगा ना। और जब इनपुट लॉगरिथम का इनपुट 0 से इंफिनिटी तक पूरा है, जब लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस मान लो पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव जब होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो लॉगरिथम का इनपुट अगर 0 से इंफिनिटी तक पूरा आ रहा है तो आउटपुट भी तो पूरा पूरा आएगा ना ग्राफ। तो पूरा पूरा आउटपुट मतलब क्या, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज रियल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को जब तू मेथड 2 से सॉल्व करेगा ना तो और भी अच्छा हो जाएगा और मजा आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज y? y इज योर log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस e। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं x प्लस 1 निकाला तो वो कितना हो जाएगा, e टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा। अभी y को निकालने के लिए x तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू तो -1 से बड़ा है ना, तो x तो रियल, सारे रियल वैल्यूज नहीं ले रहा है, बट कुछ तो रियल वैल्यूज ले रहा है, मतलब x डिफाइंड तो है ना। तो क्या लिखोगे, फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर x टू बी डिफाइंड, ठीक है, e टू द पावर y माइनस 1 मस्ट बी डिफाइंड, e टू द पावर y माइनस 1 मस्ट बी डिफाइंड। और e टू द पावर y माइनस 1 तो हमेशा डिफाइंड होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका रेंज क्या हो जाता है, कुछ भी सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा डिफाइंड होगा ना। इसका डोमेन क्या हो जाता है, रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डोमेन तो रियल नंबर होता है, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर। देखो दोनों तरीके से आंसर मैच हो रहा है, डायरेक्टली किया तो भी मैच हो रहा है, इनडायरेक्टली किया तो भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सिग्नम के फॉर्मेट में दिया है। इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन का बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, बोलो, डोमेन हो जाएगा कि डिनोमिनेटर दिख गया सर, मतलब डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर कहां पे 0 होगा, सिग्नम वाला चीज कहां पे 0 होता है, जब उसके अंदर वाला चीज 0 होता है। तो अंदर वाला चीज किसी भी हालत में उसको 0 होने मत देना, मतलब x का वैल्यू 4 होने मत देना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा वो पूरा पूरा रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट कौन, 4। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन।
तो रेंज क्या हो जाएगा, सिग्नम का वैल्यू कुछ भी हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, तीन ही तो चीज आएगा, या तो 1 या तो -1 या तो 0। तो अगर 1 आया तो 3/1 + 2 आंसर 5 आएगा। अगर -1 आया तो 3/-1 -3 + 2 विल बी -1 आएगा। और अगर 0 आ गया तब तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, ये 0 तो हो ही नहीं सकता है। तो रेंज में सिर्फ कितना एलिमेंट्स आएगा, 2 एलिमेंट्स आएगा, दैट इज 5 और -1। देख रहे हो ना कि डोमेन में जितना एलिमेंट है, रेंज में, डोमेन में 3 एलिमेंट है, डोमेन में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, बट रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहा है। क्लियर है? तो रेंज का एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा। ठीक है, तो 5 और -1 आ रहा है, क्योंकि डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रेंज का नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा आ गए, मतलब क्या, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट आया होगा, कम से कम 2 आउटपुट आया होगा ना। डोमेन में अगर 5 होता है, रेंज में अगर 6 होता है, तो कम से कम डोमेन का एक एलिमेंट का 2 इमेज तो होगा, जो कि फंक्शन का डेफिनेशन को वायलेट कर देगा, वो एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा 5 और -1, और डोमेन का हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल -4। ठीक है, अगर इस फंक्शन को आप डिफाइन करने बोलते हो तो डिफाइन भी करके दे सकता हूं मैं। ठीक है, अलग अलग इंटरवल में इसको मैं डिफाइन करके भी दे सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, डिफाइन भी तो कर सकते हो ना प्रॉपर्ली, क्या इश्यू है, अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो इसको। जैसे आप देख लो, सिग्नम ऑफ x - 4 3/2 है, यही है आपका fx। तो इसको अगर मैं डिफाइन करने चला गया तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, अगर x का वैल्यू 4 से ज्यादा हो गया, अगर x का वैल्यू 4 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये चीज 1 हो जाएगा, तो 3/1 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 4 से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव होगा, सिग्नम ऑफ नेगेटिव विल बी -1, तो 3/-1 विल बी -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दिस विल बी योर fx। समझ आ रहा है? और अगर x का वैल्यू 4 हो गया तब तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो डोमेन तो आपका रियल -4 है, ये देखो 4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 4 के पीछे भी है, 4 के आगे भी है, बट 4 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। x = 4 अगर है तो फंक्शन क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से छेड़खानी आप खुद से कर सकते हो फंक्शंस के साथ। ठीक है ना, कितना चीज सिखाओ। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है कैलकुलस में। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं चीजें। देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में जो दोनों चीज दिया हुआ है वो प्रॉपर्ली देखो। पहले दिया हुआ है 2 box x - 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 3 तक। अभी इसको भूल जाओ, अगर ये नहीं होता, बॉक्स फंक्शन है, डिनोमिनेटर नहीं, अंडर रूट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डोमेन तो रियल नंबर कंफर्म है। अगर ये x का वैल्यू नहीं दिया जाता, रेस्ट्रिक्ट करके नहीं दिया जाता, तो मैं आंसर क्या देता, तब मैं रेंज को क्या बोलता, z, क्योंकि बॉक्स x तो इंटीजर होगा, तो 2 इंटू इंटीजर ही होगा, -1 करोगे तो भी इंटीजर का सेट ही मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तब तो आंसर इंटीजर ही आता। ठीक है, बट एज यहां पे रेस्ट्रिक्शन है तो हम क्या सोचेंगे कि x बिलोंग्स टू -2 से 3, तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा, बॉक्स x का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, x अगर -2 से 3 तक है तो बॉक्स x क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो -2 होगा, बिकॉज -1.9 इज इन द इंटरवल जिसका बॉक्स -2 होता है, तो -2 हो सकता है, -1 0 1 2, ये 5 वैल्यू पॉसिबल हो सकता है बॉक्स x का फॉर दिस गिवन इंटरवल। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है रेंज कैलकुलेट कर लो, -2 पुट करो, 2 इंटू -2 -4 -1 -5 हो जाएगा, -1 पुट करो तो ये -3 हो जाएगा, 0 पुट करो तो ये -1 हो जाएगा, 1 पुट करो तो ये 1 हो जाएगा, और 2 पुट करो तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये फंक्शन का रेंज जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स कंटेन करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन में। ठीक है, क्लियर है, पक्का, क्योंकि इंटरवल रेस्ट्रिक्टेड था, अगर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो रेंज क्या हो जाता, इंटीजर हो जाता। समझ में आ रहा है, जैसे अगले वाली चीज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया,
2 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 3। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? आप जानते हो कि इसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप जानते हो फ्रैक्शन पार्ट x का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, कोई टेंशन नहीं। तो रेस्ट्रिक्ट करने का चीज क्या है? रेंज खुद ही तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यहां पे रेंज रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा था, इनफाइनाइट हो रहा था, इसीलिए इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट करके दिया गया है इस क्वेश्चन को। बट यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, रेंज खुद को खुद रेस्ट्रिक्टेड है, और अगर दिया जाता है तो भी आप कर सकते हो। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 हो जाएगा। और फिर आप अगर यहां से -3 कर देते हो तो ये -1 से -3 तक हो जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा इसका तो क्या हो जाएगा? -3 से -1 ओपन तक हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है भाई? नहीं है ना? चलो 9 भी हो गया, 9 भी हो गया सर। चलो ये सब फंक्शन में हटा दूंगा, ये सब हटा देना, ये सब शीट में है क्वेश्चन, या आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है? अभी नहीं, जब शीट होमवर्क में रहेगा तभी करोगे आप। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ध्यान से देखो, सिंपल है, एक ही लाइन में डायरेक्टली आ जाएगा, इसीलिए हटा दिया। बट थोड़ा सा आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना, मैं तो सफिशिएंट चीजें बता के दे रहा हूं। fx is equal to modulus of 2x minus 3 divided by 3 minus 2x। तो इस फंक्शन का रेंज निकालना है दोस्तों। तो इस फंक्शन के रेंज तो ऐसा फंक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी मॉड्यूलस फंक्शन इनइक्वालिटी चैप्टर में करा चुका हूं। इसको डिफाइन करो प्रॉपर्ली। मॉड्यूलस ऑफ x minus 2x minus 3 will be 2x minus 3 when if your 2x minus 3 is greater than 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, modulus of 2x minus 3 will be 3 minus 2x when it will be 3 minus 2x if your 2x minus 3 is less than 0, and if your 2x minus 3 is 0 then it will be undefined, then it will be 0 upon this, मतलब undefined हो जाएगा। ठीक है? ये undefined हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो इसका आंसर जो है वो आपको क्या दिख रहा है प्रॉपर्ली? अगर मैं ध्यान से बात करूं कि सर अगर x का वैल्यू, इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 3/2 से बड़ा है तो ये कैंसिल आउट होकर के आंसर कितना आएगा? -1। अगर x का वैल्यू 3/2 से छोटा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 1 आ जाएगा। और अगर इसका x का वैल्यू 3/2 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट सर? पक्का? ये आपका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है भाई? क्लियर है ना? तो 3/2 से बड़ा है तो -1, 3/2 से छोटा है तो 1, और 3/2 के इक्वल अगर है तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? तो ग्राफ अगर बना है इसका तो क्या होगा? तो रेंज तो मिल गया ना। आउटपुट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? -1 और 1 आएगा। रेंज सेट में क्या एलिमेंट्स रहेंगे? सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएगा, +1 और -1। तो याद रखना ये चीज हमेशा, मॉड ऑफ समथिंग बाय समथिंग। देखो ना, ऊपर नीचे अगर सेम है, मॉड के अंदर और नीचे वाला वैल्यू अगर सेम है, और ज्यादातर केस में सेम ही होंगे, सेम अगर होते तो डायरेक्टली इसका रेंज क्या हो जाएगा? +-1। बट बोर्ड्स में तो आपको प्रॉपर्ली इस प्रकार से डिफाइन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? ग्राफ अगर बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। क्या आएगा ग्राफ? मैंने बोल के दिया था, हाँ भूल गए। मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ क्या आएगा? v आएगा, आप जानते हो। बट इस केस में तो v नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ x नहीं है, ये मॉड्यूलस ऑफ x बाई x है। तो ये कांस्टेंट टाइप का ग्राफ आएगा। क्या आएगा? x अगर 3/2 से बड़ा है, हियर इट इज योर 3/2, 3/2 से अगर बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? -1। 3/2 से अगर बड़ा है तो आंसर आएगा -1। मान लेते ये -1 है, और अगर 3/2 से छोटा है तो आंसर आ जाएगा +1। 3/2 से अगर छोटा है तो आंसर आ जाएगा +1। ठीक है? मान लेते ये वैल्यू +1 है, तो 3/2 से छोटे वैल्यू के लिए +1 है, 3/2 से बड़े वाले के लिए -1 है, और एग्जैक्टली 3/2 पे ये अनडिफाइंड है। ठीक है? किसी जगह पे क्लोज नहीं लगाना, दोनों जगह पे ओपन है, और किसी जगह पे क्लोज लगाना भी मत, क्योंकि x = 3/2 पे अनडिफाइंड है। अगर वो लोग वैल्यू देकर के देता है तब तो मैं लगा सकता हूं, बट अगर जब तक वैल्यू नहीं देगा तब तक मैं नहीं लगा सकता हूं। ठीक है? x = 3/2 पे अनडिफाइंड है। ये देखो डिसकंटिन्यूटी आ रहा है ग्राफ में।
ठीक है, तो ये नॉलेज भी रखना, ठीक है, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, ये भी मैंने बता दिया है ना। धीरे धीरे हम बिल्ड करेंगे कैलकुलस को, अभी तो शुरुआत हुआ, ठीक है, फिर देखोगे एट द एंड आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना पा रहे हो, है ना। तो ये प्रॉपर्ली बात हो गया, निकालना था डोमेन रेंज, सारे हिस्ट्री बता दिया, ग्राफ आप भी बता दिया, क्लियर है भाई। विद द हेल्प ऑफ दिस रेंज कंसेप्ट ही तो आप ग्राफ निकाल रहे हो ना, बिना रेंज निकाले आप कैसे निकालोगे। ये आपका डोमेन आया, डोमेन तो रियल नंबर है, सॉरी डोमेन तो रियल नंबर नहीं होगा ना भाई, डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, तो रियल नंबर में से एक वैल्यू हटेगा, वो कौन है 3/2, मतलब 3/2 पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। और देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 3/2 पे फंक्शन का कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर वो अलग से देके देता है कि एट x इक्वल टू 3/2 वैल्यू इज और मान लो 5, तो आप 3/2 पे 5 पे यहाँ पे क्लोज लगा दोगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिस हुआ है वो यहाँ पे चला गया। बट एज अभी तक कुछ नहीं दिया है तो अभी तक हम नहीं लगा सकते, क्लियर है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे और कुछ क्वेश्चन है, वो भी सोचते प्रॉपर्ली, है ना भाई, ठीक है, वो भी सोचते प्रॉपर्ली। चलो ये क्वेश्चन भी मैं हटा रहा हूँ, ये आपका शीट में है, इसको करने का मतलब मेरा कराने का कोई लॉजिक नहीं है, देखते ही आंसर निकाल पाओगे। मैं ये तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू क्या है, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो इसका डोमेन तो निकाल सकता है ना दोस्त, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट इक्वालिटी नहीं आएगा, बिकॉज इक्वालिटी अगर आया तो डिनोमिनेटर 0 होकर के अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू है यहां से समझ ही आता है, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू -1 से 1 आएगा, ठीक है, विच विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। एंड रेंज अगर आप निकालना चाहते हो देन व्हाट विल बी द रेंज, क्लियरली रेंज क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई इस एक्सप्रेशन का आप जानते हो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज -1 to 1, we know that अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 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 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज स्क्वायर रूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, क्लियर है सर। चल बट यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एग्जैक्टली यहां पे ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर्ली, क्यों, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा मसला है यार, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मसला है। अच्छा इस क्वेश्चन का डोमेन तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, रेंज में थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्या होगा चलो मैं आपके साथ डिस्कस ही कर लेता हूँ, प्रॉपर्ली मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है, जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को करने से पहले और 2 बेसिक फंडामेंटल चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होता, इस टाइप का क्वेश्चन होता, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या देते आप, क्या देते आप, जरा ध्यान से मेरे को बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन होता, ये बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने उठा ली, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को और थोड़ा बहुत आपके साथ जानकारी देना होगा आपको, ठीक है, तो प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस पर डोमेन निकालना सिखा रहा हूं। fx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। डोमेन क्या होगा इसका, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, पूरा दुनिया जानता है रियल नंबर होगा, क्योंकि एक ही टेंशन था डिनोमिनेटर का और वो आपको ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, +1 करोगे तो वो 1 से बड़ा होगा, तो 0 कभी हो ही नहीं सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करोगे फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा विच इज रियल नंबर, ठीक है। अभी इसका रेंज का अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। तो अभी अगर मैं +1 कर दूंगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो अभी अगर ये 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे वो आप जरा ध्यान से सीखो मेरे से, ठीक है। डिवीजन, एक इंटरवल से जब किसी चीज को डिवाइड करेंगे, अभी तो सीखे थे किसी इंटरवल को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर दिए तो कैसे आएगा आंसर, मतलब वही चीज मैं सिखाने जा रहा हूं कि इफ यू नो x देन हाउ टू डिटरमाइन 1/x, वही कंसेप्ट मैं आपको यहां पे सिखाने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इफ यू नो x देन हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1/x²। ठीक है, इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए y मान लेते इसको। ठीक है, ये y मान लो, आप मन ही मन मान के रखो। इसका वैल्यू हमें क्या मिला, 1 + x² का वैल्यू हमें क्या मिला, 1 से इंफिनिटी मिला। क्या मिला, 1 से इंफिनिटी मिला। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसका वैल्यू 1 से इंफिनिटी है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² का वैल्यू क्या होगा, वही तो निकालने जाओगे ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। ठीक है, वो क्या होगा जरा ध्यान से देखो। तो x अगर पता है तो 1/x अगर निकालना है तो डायरेक्टली आप 1/x का ग्राफ यूज कर सकते हो ना। आप क्या कर सकते हो, 1/x का ग्राफ यूज कर सकते हो। अगर x पता है तो 1/x कैसे निकालोगे, वो आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली बाय यूजिंग ग्राफ ऑफ 1/x। ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है ना 1/x का ग्राफ। ठीक है, तो x आपको पता है, जैसे यहां पे x आपको पता है, x कितना पता है, 1 से लेकर के इंफिनिटी। व्हाट इज योर x, x इज फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। तो x अगर दिया हुआ है तो y कैसे निकालेंगे, व्हाट इज 1/x। तो देखो इस इनपुट के हिसाब से ग्राफ में जो y का वैल्यू आएगा वही तो हो जाएगा ना आंसर। तो 1 की करस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 से इंफिनिटी अगर है तो ये वाला इधर वाला होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 1/x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो इंफिनिटी पे यहाँ पे ओपन है तो 0 पे भी कभी अप्रोच नहीं कर पाएगा, 0 पे ओपन होगा। और x = 1 तो हो सकता है, तो इधर भी 1 हो सकता है, दैट इज 1 पे क्लोज्ड आ गया। समझ में आ रहा है ना। इंफिनिटी पे ओपन है तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये 0, और 1 अगर है तो यहाँ पे 1 पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मतलब आपको क्या पता चला कि अगर 1 + x² 1 से इंफिनिटी है तो 1/1 + x² क्या होगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, 2/1 + x², मतलब दोनों तरफ 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरवल में भी 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 0 से 2 बन जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, ये क्या बन जाएगा, 0 से 2 बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, नहीं है ना भाई। ये 0 से क्या बन जाएगा, आपका 2 बन जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया इस फंक्शन का रेंज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। देखो अगर x आपको पता है तो 1/x कैसे निकालते हैं, ये बहुत तगड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से नोट कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको एक एक चीज सिखा के जा रहा है यहाँ पर, और उतने ही चीज होते हैं जितने क्वेश्चन मैंने लिए। ठीक है, तो x अगर पता है किसी इंटरवल के फॉर्मेट में तो 1/x कैसे निकालेंगे वो आप सीखिए। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसे मान लो x का वैल्यू अगर -1 से 5 तक है, देन व्हाट इज 1/x। तो आप ग्राफ बनाओ, सबसे पहले आप फंक्शन का ग्राफ बनाओ, फंक्शन का ग्राफ बनाओ सबसे पहले। तो ये हो गया आपका 1/x। ठीक है ना, तो x का वैल्यू है -1 से कहां तक, 5 तक। तो x का वैल्यू है -1 से 5 तक, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग y निकालना है ना आपको। तो देखो 5 के कोरेस्पॉन्डिंग y क्या होगा, 1/5 होगा, बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 1/x। x का वैल्यू जो है वो रखो ना, तो 1/5 ही तो आएगा। और -1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो y होगा वो क्या होगा, -1 होगा। अभी जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जो x का वैल्यू है उसके लिए ग्राफ का हिस्सा क्या होगा, इस इंटरवल के लिए ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, इधर वाला रीजन होगा या इधर वाला रीजन होगा, ऑब्वियसली नीचे वाला रीजन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसका शेडो आप किस में गिरा दो, y एक्सिस में। तो y एक्सिस का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, -इंफिनिटी से -1। ठीक है, और अगर 0 से 5 तक का बात करो तो उसका ग्राफ क्या होगा, 5 के इधर होगा या फिर ग्राफ ये वाला होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका शेडो गिरा y एक्सिस में, तो 1/5 से इधर तक हो गए। समझ में आ रहा है ना। तो 1/x का जो वैल्यू आ गया, अगर x का वैल्यू ये है तो 1/x का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी, यूनियन 1/5 से इंफिनिटी। अभी -1 पे ओपन था तो -1 का रेसिप्रोकल -1 भी ओपन ही होगा, और 5 पे क्लोज था तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कंसेप्ट। सही है, क्लियर है भाई। तो अगर इंटरवल आपका इस प्रकार से ना होकर के इस प्रकार से होता है तब भी आप 1/x निकाल पाओगे फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना, हाउ टू डिटरमाइन 1/x फ्रॉम x जस्ट बाय यूजिंग ग्राफ। इसी प्रकार से आप x² भी निकाल सकते हो। अगर x दिया हुआ है तो x² कैसे निकालोगे, जस्ट बाय यूजिंग the graph of y is equal to x²। this is the graph of y is equal to x² that you know vertically upward parabola। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको चीजें करना पड़ जाएगा, है ना।
ये सारे अलग अलग टेक्निक्स है फंक्शन को, कैलकुलस को रीड करने का, उसका क्वेश्चंस को सोचने का, वो मैं आपको सिखा के देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखा दी, चलो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखा दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने किसका रेंज के बारे में सोचे, इस नलायक का रेंज के बारे में सोचे। ठीक है, इस चीज का रेंज कैसे निकालना है वो आपने सबसे पहले सोचा। ठीक है, तो अभी आपको क्या सीखना है, अभी आपको ये सीखना है कि हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन का रेंज निकाल पाओगे तभी तो इसका रेसिप्रोकल निकालोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर +3 करोगे तो ओवरऑल फंक्शन का रेंज आ जाएगा। डोमेन तो पहले ही निकाल दिया। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, उसके लिए मैं एक फेमस क्वेश्चन करा के दे रहा हूं जो हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, पूरा साल में ईयरली एग्जाम हो या फिर यूनिट टेस्ट हो, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, चले प्रॉपर्ली वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सबको नोट कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं आपको इस पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये 2 क्वेश्चन, एक तो करा दिया, एक और अभी करा रहा हूं, तो बहुत आप बेनिफिट में रहोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अरे यार दिमाग खराब होता है। 1 डिवाइडेड बाई समथिंग x³ प्लस x-1 ऐसे था। चलो रहने दो उसको। इधर देखो, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे सीरियल कॉपी में नोट करते जाओगे, नंबरिंग फॉलो करके। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अभी इस फंक्शन का डोमेन तो कोई भी कर पाएगा, बच्चा बच्चा। फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से बोर्ड में लिखना पड़ेगा। फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, ठीक है, 9 minus x² should be greater than equal to 0. तो x² minus 9 should be less than equal to 0. तो यहां से x plus 3 into x minus 3 less than equal to 0 है, तो x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -3 से 3 तक होगा। क्लियर? Therefore डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -3 से 3 तक हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, कैसे हम इसका रेंज निकालेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। रेंज कैसे निकालें? ठीक है, रेंज इसका निकालने के लिए वही आप मेथड यूज करो जो वाई वाला मेथड आपको सिखाया था। ठीक है, अदरवाइज मैं कैसे करता हूं मैं पहले सिखा के देता हूं। पहले कौन सा सिखाऊं, पहले बोर्ड एग्जाम में कैसे करते हैं वो नहीं, पहले मैं कैसे करता हूं वो मैं सिखा देता हूं, फिर बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो मेरा मेथड मैं कैसे कंफर्टेबल महसूस करता हूं वो मैं बता देता हूं। ठीक है, सर वाला जरा ध्यान से देख, मैं डायरेक्टली चीजों को करता हूं, ठीक है, आदत हो गया। ध्यान से देख, अगर मुझे पता है कि x का वैल्यू -3 से 3 है, मुझे क्या पता कि x says belong to -3 से 3, समझ में आ रहा है? अभी मुझे यहां से सबसे पहले क्या निकालना है, √9 - x² निकालना है। √9 - x² निकालने से पहले मैं x² का ग्राफ यूज करके x² का वैल्यू निकालूंगा, फिर -x² निकालूंगा, फिर 9 - x² निकालूंगा, फिर इसका अंडर रूट निकालूंगा। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखो, मैं ग्राफ यूज करना पसंद करता हूं, जरा ध्यान से देखो, जरूरी मतलब आपके लिए आफ्टर ऑल तो आप इसी प्रकार से करोगे जैसे मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि आप मेरे से ही सीख रहे हो। क्योंकि बोर्ड वाले मेथड से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप थक जाएंगे। ठीक है, फालतू चीजों को लिख करके बड़ा करना वही काम है उनका। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, x का वैल्यू, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x²। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट करके रख दो, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, y = x² का ग्राफ ये है। अगर आपको नहीं पता तो अभी आप नोट करके रख दो, बाद में आप सीख जाओगे। बाद में आप सीख जाओगे कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, जब पैराबोला पढ़ोगे, पैराबोला चैप्टर होता है, पढ़ोगे तब ये चीज सीख जाओगे। देखो x का वैल्यू क्या है, -3 से 3 है। ठीक है, when your x is -3 से 3, तो आपको क्या निकालना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालना है। तो 0 से -3 वाले पार्ट का -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 3 का भी स्क्वायर कितना होगा, 9 ही होगा। 3 का भी स्क्वायर कितना होगा, 9 ही होगा ना भाई। 3 का भी स्क्वायर कितना होगा, 9 ही होगा। तो -3 से 0 से -3, इस पूरा रेंज का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 0 से 9 आएगा, और 0 से 3 इसका भी स्क्वायर करूंगा तो 0 से 9 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना भाई, 0 से -3 उसका पूरा देखो ना, 0 से -3 इस रेंज का कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ देखो,
इस डोमेन के ये तो एक्स का वैल्यू है, डोमेन, इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ इतना सा है, इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज कितना है 0 से 9 और ये 0 से 3 है, तो इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ये हो गया, इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग शेडो 0 से 9 ही मिलेगा। मतलब x अगर इस इंटरवल में है तो कंफर्म है कि x स्क्वायर क्या होगा 0 से 9 होगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। देखना भाई, अगर x स्क्वायर 0 से 9 है और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है तो ये -9 से 0 हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। इतना तो समझ में आता ही है ना भाई, x अगर 0 से 9 है तो -x -9 से 0 होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये सारे के सारे जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो ये देख -9 से 0 आ गया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -9 से 0। क्लियर है भाई, पक्का। अभी अगर -9 से 0 है तो आपको क्या करना है, अभी तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, अभी तो आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 9 को ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 9 0 और 0 प्लस 9 0 हो जाएगा। एक इंटरवल के साथ 9 को तो ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ही सकता हूं ना, क्योंकि 9 एक इंटरवल नहीं है, एक नंबर है। तो आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 9। अभी मुझे 9 माइनस एक्स स्क्वायर से कहां पे जाना है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर अगर पता है तो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूं, जस्ट बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, वो मैंने आपको पहले बता रखा है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, अब जानते हो ना व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, जस्ट ये वाला ग्राफ होता है। अगर मैं माइनस रूट एक्स का बात करूं तो सिर्फ नीचे वाला आता है, और अगर प्लस माइनस रूट एक्स का बात करूं दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x का बात करूं तो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल पैराबोला आता है, जो मैं फंक्शन का डेफिनेशन समझाते वक्त आपको यूज किया था। याद है, ये ग्राफ मैंने आपको याद कराया था, तो ये सब याद करके रखो, बहुत काम का चीज है। ठीक है, ये छोटे मोटे इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर तुमको ये पता चल गया कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 9 तक है, तो इस रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है। और इस ग्राफ का अगर शेडो में देखूंगा तो इतना सा शेडो आएगा ना, अगर ये 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। समझ में आ रहा है ना, तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 से 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया कि इस फंक्शन का रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 से 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये सर का मेथड है, सर इस प्रकार से सोच के कर लेते हैं। अभी बोर्ड एग्जाम से तो सर का कोई लेना देना है नहीं, तो बोर्ड एग्जाम में खाना कैसे खिलाना है मास्टर को वो मैं दिखा के दे रहा हूं, जरा ध्यान से सोचो उस चीज को। ठीक है, बट ये मेथड बस लिखने का, इसी कंसेप्ट को लिखने का नजरिया है। जस्ट बोर्ड एग्जाम में अगर ये दिखाओगे तो मास्टर कुछ नहीं समझेगा, उसको नहीं पता ये सब, फ्रैंकली बता देता हूं। भले वो पीएचडी करके आया होगा बट ज्ञान उनका 0 है। ठीक है, तो नहीं पता उसको, ये सब नहीं समझेगा, वो काट देगा। ठीक है, कुछ नहीं आता। अब ध्यान से ये वाला मेथड प्रॉपर्ली देखो। ठीक है, बोर्ड्स में कैसे लिखता है, जैसे बुक में लिखा हुआ वैसे उठा करके छाप दो, वो खुश हो जाएगा और वो आपको नंबर भी दे देगा। ठीक है, ध्यान से देखो। हमारे को नहीं हो सकता है पीएचडी डिग्री, बट जितना आता है जिंदगी में सही से आता है। ठीक है, उसका एक एक चीज सही से पता है। देखो ध्यान से देखो, मेथड 2 में आप क्या करोगे, इसी चीज को आप y मान लो, जस्ट कंसीडर एज y, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y मान लो। ठीक है, चलो अभी यहां से अपन क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। वही मैंने उल्टा वाला मेथड जो y मान के कराया था ना मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस, उसी वाला मेथड फॉलो करना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। अभी x स्क्वायर को उधर भेज दो और y स्क्वायर को इधर भेज दो। समझ में आ रहा है, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर x टू बी डिफाइंड। ठीक है, फॉर x टू बी डिफाइंड 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो y का जो वैल्यू यहां से y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -3 से 3। समझ में आ रहा है। बट अब यहां पे देखो कि y का वैल्यू एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है तो y भी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बट एज अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे उनको लिख के देना पड़ेगा। देयरफॉर y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 1 है और ये 2 है। फिर आप लिखोगे यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2, नीचे लिखोगे
वी हैव y बिलोंग्स टू, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेके क्या मिला, y का वैल्यू 0 से 3 मिला, और y ही कौन है, रेंज ऑफ द फंक्शन है। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, 0 से 3 हो गया। इस प्रकार से आप बोर्ड में लिखोगे, बट इस प्रकार से कुछ ही क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर आप ये वाला चीज अच्छे से समझ के रखोगे, दोनों ही आपके ब्रेक में पूरा पूरा होना चाहिए, बोर्ड्स में आएगा तो इस प्रकार से करोगे। और आपको जब भी छोटा मोटा कैलकुलस में, तो ये क्वेश्चन तो जेई पूछेगा नहीं इतना रद्दी क्वेश्चन, बट जब भी जरूरत होगा तब आप इसको यूज कर सकते हो एज ए टूल। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स आप याद रखो, दिमाग में स्टोर करके रखो ये रिजल्ट्स को। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स वगैरह, ठीक है, ऑफिशियली ये सब आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, बट फंक्शन में हम बहुत सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसके पीछे कंसेप्ट, है ना। अभी मैं आपको ये चीज सिखाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्ली नोट कर लेना। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सही है भाई। चलो, तो अभी आप देख के समझ रहे होंगे कि सर अगर इस फंक्शन का रेंज वो है आपका, अगर इस फंक्शन का रेंज आपका वो हमें पता है ना, जैसे डोमेन तो मैंने निकाल दिया, तो अभी आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 वी हैव, ठीक है ना, वी हैव, यहां पे 9 था तो 0 से 3 आया था, यहां पे 1 है तो 0 से 1 आएगा, है ना। √1 - x² का वैल्यू हमें क्या पता चला, 0 से 1 पता चला, समझ में आ रहा है ना। अगर √1 - x² 0 से 1 पता चला तो आप क्लियरली ये बोल सकते हो कि 2 डिवाइडेड बाय √1 - x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन निकालो। x का वैल्यू क्या दे दिया, 0 से 1 दे दिया ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन है, ये वाला है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या है, ये है ना। आंसर क्या आएगा, 1 से इंफिनिटी आएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा, 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इसका वैल्यू 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटी में ओपन हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे ओपन 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन 0 आना चाहिए, क्योंकि देखो ना ये 0 कब आएगा, ये एक्सप्रेशन जब x का वैल्यू -1 और 1 होगा, बट x का वैल्यू तो -1 और 1 हो नहीं सकता है ना, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे भी ओपन आएगा, अकॉर्डिंगली इंफिनिटी में भी ओपन। ठीक है, और अभी आपको बस क्या कर देना है, +3 कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 + 3, और इधर इंफिनिटी +3 विल बी इंफिनिटी। तो यही आपका क्या आ गया, fx आ गया ना, तो fx बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी हो गया। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन fx इज क्लोज्ड इंटरवल 3 से इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा है, क्लियर है। रेंज ऑफ फंक्शन fx इज योर क्लोज्ड इंटरवल 3 से इंफिनिटी, क्लियर है, पक्का सर, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये तो हो गया सर वाला मेथड, है ना। जैसे उस क्वेश्चन में भी मैंने दोनों मेथड बोला, तो ये इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया सर वाला मेथड, सर ने ग्राफ यूज करके डायरेक्टली कर दिया। और अगर आप बोर्ड्स वाले मेथड से करना चाहते हो इसी क्वेश्चन को, तो मैं दिखा देता हूँ, y मान के करोगे, ठीक है ना। रेंज के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आप किस प्रकार से करोगे, रेंज का सारे क्वेश्चन बोर्ड में आप कैसे करोगे, y मान के करोगे। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इस प्रकार से है, तो आप y मान के करोगे। देखो अब क्या करोगे, है ना, मेथड कौन सा वाला, बोर्ड्स वाला, किस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कैसे करोगे, y = 2 डिवाइडेड बाय √1 - x² + 3, तो यहां से y - 3 = 2 डिवाइडेड बाय √1 - x² हो जाएगा। √1 - x² का वैल्यू हो जाएगा 2/y - 3, ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं। अभी ये हो जाएगा 2/y - 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4। x² का वैल्यू निकालो, 1 - 4/y - 3 होल स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y - 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y² - 6y + 9 - 4, ये y² - 6y + 5 डिवाइडेड बाय y - 3 होल स्क्वायर है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √ ऑफ y² - 6y + 5 डिवाइडेड बाय y - 3 होल स्क्वायर। अभी आपको क्या लिखना है, अभी आपको क्या लिखना है भाई, इरेज कर देता हूं उधर। अभी आपको क्या लिखना है प्रॉपर्ली, अगर आप ध्यान से सोचते हो तो क्या लिखना होगा, देख लो। अभी आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा कि फॉर क्या लिखेंगे, फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर x टू बी डिफाइंड, उसके अंदर वाला क्या होना पड़ेगा, उसके अंदर वाला होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, y - 1 और y - 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। अभी बस वेवी कर्व लगाना है और कुछ नहीं करना है, वेवी कर्व लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 1 फिर 3 फिर 5 इधर प्लस फिर 5 का पावर 1 1 और इधर 2, ये माइनस, ये भी माइनस रहेगा और इधर ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना भाई। तो हाँ, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं ध्यान तरीके से देखूं तो हाँ 1 से इंफिनिटी इधर आ गया, 5 से इंफिनिटी इधर आ गया और ये बीच में माइनस माइनस। आपको पॉजिटिव चाहिए तो क्या होगा, y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी आपको करना पड़ेगा क्या, लास्ट में जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिख रहे थे ना, एज y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देखो ना ये एक्सप्रेशन, क्योंकि रूट एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 2 पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा, तो +3 करेंगे तो हमेशा 3 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा एज y इज इक्वल टू एज fx इज इक्वल टू 2/√1 - x² इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू जो भी है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर y बिलोंग्स टू, ये इंटरवल नहीं हो सकता, y का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है तो ये एक्सेस आ गया, ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 से इंफिनिटी हो जाएगा, जो हमारा पहले से करके आ रहा था। सिंपल सा चीज देखो ना, 2 इसका आंसर आ रहा था 0 से 1 + 3, ठीक है। सो ये 0 से ये 0 से 1 नहीं, हाँ ये 0 से 1 आ रहा था, तो 2/1 तो 2 हो जाएगा, 2/1 2 हो जाएगा, 2/0 इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे ओपन था, इंफिनिटी हो जाएगा +3। देखो ना 2, ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कितना है, 0, तो 2/0 इज इंफिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, और 2/1 कितना होगा, 1। ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो 2/1 मैक्सिमम डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, तो 2/1 इज द मिनिमम वैल्यू 2। तो +3 कर देंगे तो ये 5 से इंफिनिटी आ रहा है, तो इधर भी कितना आ रहा है, 5 से इंफिनिटी आ रहा है ना। बस वही लॉजिक यहाँ पे रिजेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। बाद में जाकर के आपको इस प्रकार से सजा के लिख के फिर बोलना पड़ेगा, अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सॉल्यूशन आ गया, हमने स्क्वायरिंग वगैरह किया ना, तो एक्सेस आया, इसीलिए। समझ में आ रहा है ना, आप जानते हो कि स्क्वायरिंग हमेशा एक्सेस सॉल्यूशन देता है, स्क्वायरिंग वगैरह किए ना यहाँ पे स्टेप से स्टेप पे, इसीलिए ये सब आ रहा है, ठीक है। और अगर आप सर वाला मेथड से कंफर्टेबल हो, जो आपको होना ही चाहिए, अगर आपको आगे जाना है तो आप उसको तो साथ में चलोगे, छुप छुप के तो हमेशा वही करोगे, और बोर्ड का मास्टर को सेटिस्फाइड करने के लिए आप इस प्रकार से करोगे, ठीक है। क्योंकि वो लोग इधर नंबर नहीं देंगे, पहले बता रहा हूं उनको, आपको ये सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा तभी आप कर पाओ, मतलब नंबर मिलेगा आपको। और इसका लॉजिक मैंने बता रखा है, ये मेथड भी मैंने आपको उतना ही एफर्ट लगा के सिखा के दिया, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया भाई, यहां तक तो हो गया, आगे देखते चलो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन से बना हुआ रहता है, देखो कितना समय चला गया, कोई बात नहीं, समय तो सब आपके लिए है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, fx इज इक्वल टू 1/x³ + x² - 1, ठीक है। नंबर वगैरह इरेज हो गया, देख लीजिएगा, हाँ 15 होगा, 16 से पहले तो 15 ही होता है। चलो तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, डोमेन तो इसका मतलब निकाल नहीं पाओगे अभी आप, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि ये चीज कहां पे 0 होगा। पहले आप एक और क्वेश्चन डोमेन में कर लिए थे लास्ट क्लास में, क्योंकि वो दिख रहा था कि x = 1 डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हमने फैक्टर निकाल के फैक्टर से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल लिए थे, उसको फैक्टराइज कर लिए थे। बट हमेशा इस प्रकार की क्यूबिक को फैक्टराइज कर पाओगे इससे जरूरी नहीं है, तो डोमेन तो इसका निकाल ही नहीं पाओगे आप, है ना, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलस। बट अगर रेंज पे सोचोगे तो रेंज निकाल पाओगे। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, रियल नंबर सेट होता है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय रियल नंबर सेट क्या होगा, बट रियल नंबर तो होगा पूरा पूरा, बट 0 नहीं हो सकता, है ना। किसी भी हालत में हम इस एक्सप्रेशन को 0 होने नहीं देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 अगर हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1/, ये तो कुछ रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह ही दिख रहा है ना, 1/ रियल, रेसिप्रोकल फंक्शन में भी तो वही होता है ना, डोमेन क्या होता है, R0 होता है, तो रेंज भी क्या आता है, R0 ही तो आता है ना रेंज। तो यहां पे भी अगर R0 है तो इसका रेंज भी क्या आएगा, R0 ही आएगा। मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो हो जाएगा नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि आंसर में 0 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होगा। क्या डिनोमिनेटर वास्तव में इंफिनिटी हो सकता है, नहीं, क्योंकि आंसर में पॉसिबल है कि एग्जैक्ट 0 हमें कभी मिलेगा नहीं।
क्योंकि इन्फिनिटी कहां पे होता है किसी भी चीज को नहीं पता, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी तक अपन कभी पहुंच नहीं सकते, तो आंसर भी जीरो हम कभी नहीं ला सकते, क्योंकि आंसर में जीरो तभी आएगा जब डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़े से बड़े जितना होगा, जितना बड़ा होता जाएगा आंसर भी जीरो के उतना ही नजदीक आता जाएगा। बट एग्जैक्ट जीरो कब होगा वो हमको नहीं पता, वो भगवान को भी नहीं पता। हाँ उनको पता हो सकता है, जब आप मर जाएंगे तब उनको पूछेगा, वो बता देंगे, ठीक है। बट अब की बात दुनिया में किसी को नहीं पता हमारे लिए, है ना। लोग बोलते हैं कि रामानुजन को पता होता है कि इन्फिनिटी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, बट अपने को नहीं पता है कि रामानुजन क्या करके क्या, ठीक है। उनके साथ अगर मुलाकात होता तो शायद मैं पूछता, तो मैंने आपको ये स्टोरी बता रहा होता, ठीक है। और सर तो रामानुजन है ही नहीं, अगर सर रामानुजन होते तो फंक्शन रामानुजन पढ़ा रहा होता आपको, ठीक है। और सर तो वहीं पे होते, बुक्स में होते, ठीक है। तो ये देखो 1/x³ + x-1 इसका रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह रेंज है, नेचर है। बट इसी जगह पे अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर मैं लिख देता तो रेंज R0 नहीं होता, क्योंकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज रेस्ट्रिक्टेड होता है, पूरा पूरा रियल नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बता तो दिया पूरा, अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो सर से बातचीत कर लीजिएगा, फोन पे बता देंगे, ठीक है। आगे देखते चलो। अगला 16 fx is equal to x⁴ divided by x⁴ + 1। पूरा दुनिया को पता है कि x⁴ का रेंज 0 से इंफिनिटी होता है, ठीक है। कोई कोई बच्चा क्या करता है मैं आपको दिखाता हूं, मैं जो बोलता हूं ना इसीलिए बोलता रहता हूं आपको बार बार कि नोट करो प्रॉपर्ली, हर एक चीज लिख के रखो। 3 महीना बाद जाकर के आप ही ये चीज करोगे, क्या गारंटी नहीं उसका, ठीक है। x⁴ का आंसर 0 से इंफिनिटी, ये वाला x⁴ भी 0 से इंफिनिटी, +1 करेंगे तो ये 1 से इंफिनिटी। बच्चा बोलेगा कि अच्छा दो इंटरवल है, डिवाइड कर देते हैं, सर ने तो सिखाया 0/1 0, ∞/∞ इंफिनिटी लिख देंगे, हो गया रामायण। वो भी सत्यानाश, मैं भी बर्बाद, ठीक है। मेरे को भी बदनाम कर दिया, जबकि देखे होंगे पूरा 2 लेक्चर में मैंने कुछ भी नहीं बोला ये सब अनाप शनाप, ठीक है। बट बच्चा ऐसे करता रहता है, ठीक है। क्योंकि हम जब ये पढ़ा रहा होते हैं तो वो उसका वो के बारे में सोच रहा होता है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए वो ये चीज पकड़ के नहीं रख पाता है, उसको पकड़ के रखता है, समझ आ रहा है ना। और जब वो चला जाता है तब ये उसके पास जब रहता है तब इसका नया थ्योरी उसके दिमाग से वो के तरह निकल करके आता है, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ गए होंगे भावनाओं को तो आप समझ जाएंगे प्रॉपर्ली कि इस प्रकार के काम आपको नहीं करना है, ठीक है। जो बोला गया है उसी चीज पे फोकस करना है, ठीक है। तो सर इसका रेंज कैसे निकाले, सवाल है ये, इस प्रकार के फंक्शंस का रेंज कैसे निकाले। अगर आप बोल रहे हो कि ये नहीं है तो इस प्रकार का फंक्शन रेंज कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल इंटरवल आ रहा है, इंटरवल डिवाइडेड बाय इंटरवल, कैसे करें इसको, ठीक है। तो वही चीज आप करो जो मैंने आपको बैक मेथड इनवर्स वाला फंडा सिखाया, y मान के, ठीक है ना। तो y मान के आप करोगे तो यहाँ पे बच जाओगे। फायदा क्या होगा जरा ध्यान से दिखाते, देख चलो ध्यान देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1, और इधर मैं लिख सकता हूं x⁴ × 1 - y, ठीक है। तो x⁴ का वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 - y, तो x का वैल्यू यहां से मैं +-4th रूट ऑफ 1/1 - y लिख सकता हूं, या फिर ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं है। आप जानते हो ना, आप यहां से जानते हो ना, एज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन तो रियल है, डोमेन रियल है ना, एक डिनोमिनेटर है वो भी अनडिफाइंड होने का चांसेस चला गया, बिकॉज ये अगर कुछ भी हो गया, इसका पावर में 4 लिखा हुआ है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, +1 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसका रिक्स तो चला गया ना, मतलब ये इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। एज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर वी हैव हमें पता चला कि x⁴ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x⁴ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1/1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आप क्या करो, एक ही फैक्टर है तो 1 प्लॉट करो, इधर प्लस होगा, फिर इसका पावर 1 है तो माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो y का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से 1 क्लोज्ड, बिकॉज इक्वालिटी है। बट फिर आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में है ये प्रेजेंट, ये अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो y का वैल्यू अगर 1 हो गया तब तो ये डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम इस 1 को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो अभी तक आपको पता चला कि y का आंसर -∞ से 1 हुआ, बट आप ध्यान दो एक चीज कि y का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप इसके बाद जाकर के आप जानते हो कि y वाले मेथड से आप जब भी करते हो बाद में जाकर के आपको आंसर ज्यादा मिल जाता है, और उस चीज को आपको रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी आप यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्टली
यहाँ सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया क्या? हाँ, यहाँ पे y आएगा यार, एक मिस्टेक हो गया, ये y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे y आ जाएगा एक, ठीक है, y आ जाएगा ना, तो y अगर आ गया तो एक और रूट आ जाएगा ना, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1, दोनों का पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए क्या? नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा आंसर, दैट इज 0 से 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है, 0 से 1, और 0 पे तो इक्वालिटी हो सकता है, बट 1 पे इक्वालिटी नहीं होगा क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड कर देगा, ठीक है, तो ये आया आंसर। और आप जानते हो कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो ये आपका आंसर भी पॉजिटिव आ गया, अभी और कुछ रेस्ट्रिक्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आंसर आपको मिल चुका है। रेस्ट्रिक्ट कब करते हैं? जब आंसर में नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाता है, बट यहां से हम देखते हैं कि जैसे वो वाला क्वेश्चन नहीं था कि आंसर में तो हमारे पास नेगेटिव भी आ गया था, बट हम देखें कि y जो है यहाँ पे पॉजिटिव है हमेशा, समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए नेगेटिव वाले को हटा देते हो और पॉजिटिव वाले को आंसर बोल देते हो, ठीक है। बट यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो कि y एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देख के पता चल रहा है, इवन डिग्री है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आंसर 0 से बड़ा ही होगा, 1 होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो 0 से 1 हो जाएगा आपका आंसर, और वही होगा कहीं ना कहीं आपका फाइनल रेंज, ये हो जाएगा आपका फाइनल रेंज। 1 पे नहीं हो सकता इक्वालिटी, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 पे डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, पुट करके देखो ना, y का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 0, क्या 1 इज इक्वल टू 0 होता है? नहीं, अगर होता है तो आपको सब कुछ बचपन से वापस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना भाई, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा था, क्यों जानते हो? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग इन्वॉल्व हो रहा था, आपको स्क्वायर करना पड़ रहा था, और जब जब हरामी ये स्क्वायर करना पड़ता है ना हमें, अब जानते हो कि एक्सेस सॉल्यूशन आने की वजह से हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, बट एज यहाँ पे मेथड तो वही है, y मान के कर रहे हैं, बट एज यहाँ पे कि कोई स्क्वायरिंग नहीं चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे कोई एक्सेस सॉल्यूशन का नाम नहीं हुआ, नहीं तो नालायक ये भी एक्सेस सॉल्यूशन दे देता और वापस हमें सोच के रिजेक्ट करना होता, ठीक है। बट अगर आप सर के साथ सोचना चाहते हो, सर की तरह, तो आप इस प्रकार से सोचो कि सर इस प्रकार से सोचेंगे, सर इसको देख के इसका रेंज क्या है बोल देंगे, रेंज क्या है देखो बोलूंगा मैं, ये देखो ये हमेशा क्या है पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या है पॉजिटिव, तो इतना तो सर को पता चल गया कि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। एक और चीज सोचते चलो, ये x टू द पावर 4 है और ये x टू द पावर 4 प्लस 1 है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और आप जानते हो ना भाई कि किसी भी रेशियो में, फ्रैक्शन में, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच ही तो होता है। आंसर 1 से बड़ा कब होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो आंसर जो होगा वो कंफर्म है कि 0 से 1 के बीच में होगा। बट अभी हम कंफ्यूज हो गए कि इक्वेलिटी लगाए या फिर नहीं लगाए, तो इक्वेलिटी लगाए या नहीं लगाए वो कंफ्यूज होने का क्या है, वो तो एक ही पॉइंट है ना, चेक कर दो, 0 डालो y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 0 हो रहा है तो x का वैल्यू भी 0 हो रहा है, क्या x का वैल्यू 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिकॉज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर, तो x का वैल्यू 0 हो सकता है, मतलब 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे क्लोज लगेगा। बट क्या 1 हो सकता है? रख दो 1 अगर रखेंगे तो 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 1 नहीं हो सकता, मतलब ये हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। सर को पेन चलाने का जरूरत भी नहीं हुआ, दिस इज द ओरिजिनल मेथड जो बताया, जो जिस प्रकार से बोर्ड में आपको करना है। बट अगर मैं जेई में ये क्वेश्चन देखूं तब तो मैं आंसर तो इसी प्रकार से लगाऊंगा, 0 से 1 डायरेक्टली हो जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है भाई, तो सोचने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है तो आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। बट अगर ये नेगेटिव भी होता तो क्या हो जाता? -1 से 1 हो जाता, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब भी छोटा होता है आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है, कंफर्म है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब बड़ा होता है तो आंसर -1 से इधर और 1 से बड़ा होता है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। बट एज यहाँ पे पॉजिटिव है तो -1 से 0 का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं ना, आंसर विल बी 0 से 1। और 2 पॉइंट में चेक करना है तो वो चेक कर लिया, y का वैल्यू, ये सारे के सारे किसका वैल्यू? रेंज मतलब क्या? y मतलब क्या? fx का वैल्यू, तो रख के देख लो ना, 0 और 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर में इंक्लूड कर दो, अगर नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर दो, खत्म बात। समझ में आया? मेरे को लगता है कि मैंने रेंज तक का सफिशिएंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया, मैं और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में रेंज का। तो ये लेक्चर 5 हमारा आज खत्म हुआ, यहीं तक समाप्त करते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप और कुछ रेंज का कंसेप्ट करके जो फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट बाकी है
ऑड इवन फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, वो सारे टॉपिक को खत्म करके फंक्शन चैप्टर को हमेशा के लिए कंप्लीट कर देंगे फॉर क्लास 11th। जस्ट उसका पार्ट 1 खत्म होगा, बट पार्ट 2 पार्ट 3 12 में बाकी है, जो और 20-25 लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, तो वो तो बाद में देखेंगे, बट अभी अब की बार फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं सर। अलविदा। पढ़ते रहिएगा प्रॉपर्ली, कुछ समझ नहीं आया तो फोन करते रहिएगा, और ये सब में पेशेंस दे करके पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज नोट करके वापस रिवाइज करके दिमाग में एक साथ सेट करना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखने से ये सब सेट होने वाला नहीं है। मेरे को ही बहुत टाइम लग गया, तो आपको तो भी बहुत टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो प्रॉपर्ली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, प्रॉपर्ली कुछ बोलना है सर को, बिना कुछ डरे, बिना कुछ सोचे डायरेक्टली फोन करो, बताते सर, बात करते। ठीक है, जितना दिखना हो खराब इंसान उतना हकीकत में नहीं हो। जो मेरे को पहले से जानते हैं उनको शायद पता होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं। अलविदा। अगले लेक्चर में मिलेंगे और बाकी सारी चीजें कवर करके देंगे। ठीक है।